हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके प्रकरण 1 को कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। रीतिकाल का जो समय माना है शुक्ल जी ने, वो संवत 1700 से 1900 माना है। इसका समय आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। और रीतिकाल को शुक्ल जी ने कुल 3 प्रकरणों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला प्रकरण जो है वो है सामान्य परिचय, जिसको हम लोग कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा प्रकरण है रीति ग्रंथकार कवि, और तीसरा प्रकरण है रीतिकाल के अन्य कवि। तो इस तरीके 3 प्रकरणों में डिवाइड किया गया है। इन प्रकरणों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग प्रकरण 2 को देखते हैं। प्रकरण 2 को स्टार्ट करने से पहले प्रकरण 2 के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने कुल 57 कवियों को रखा है। ये नंबर आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि कितने कवियों को रखा है। तो कुल 57 कवियों को रीतिकाल के ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत रखा है प्रकरण 2 के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। तो यानी हम लोग ने प्रकरण 1 में रीतिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां रही हैं उनको सब हम लोग कल देख चुके हैं। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो कवि आते हैं वो हैं चिंतामणि त्रिपाठी। कल हम लोगों ने प्रकरण 1 में देखा था कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से माना है, तो उसी हिसाब से इन्होंने पहला कवि चिंतामणि को रखा है। ये तिकुवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। 4 भाई हुए। चिंतामणि 4 भाई थे, जिसमें पहले थे चिंतामणि, दूसरे भूषण, तीसरे मतीराम और चौथे जटाशंकर। 4 कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी के साहित्य में बहुत ही यशस्वी हुए, यानी चिंतामणि, भूषण और मतीराम। ये हिंदी में बहुत ही यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे। तो ऐसा विवाद उठाया गया कि वो भूषण थे वो ना चिंतामणि के भाई थे और ना ही शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण ना मिले तब तक यह अस्वीकार नहीं की जा सकती। तो ये उठाया जरूर गया था ये तथ्य कि वो भाई नहीं थे उनके और ना ही शिवाजी के दरबार में थे, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं मिला था, इसके प्रमाण नहीं मिला। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666। ये जन्म काल कवियों को आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि क्रम से लगाने में इनसे हेल्प मिलती है। जन्म काल जो है वो 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है, यानी इनका ग्रंथ है चिंतामणि का कवि कल्पतरु और इसका समय दिया हुआ है संवत 1607। ये आप लोग याद रखेंगे। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है शिव सिंह सरोज में, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत दिन नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार, एक और ग्रंथ यहाँ पर दिया है, छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि शिव सिंह सरोज में चिंतामणि के संबंध में क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और छंद विचार नाम का एक ग्रंथ बनाया था। उसके अलावा 5 ग्रंथ और भी दिए हुए हैं, काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रामायण। इनकी बनाई रामायण कविता और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। तो ये इतना जो है शिव सिंह सरोज में चिंतामणि के संबंध में इतनी पंक्तियां मिलती हैं।
तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि मणिमाल अपना नाम कविता में कौन रखता था, तो चिंतामणि रखते थे। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने देखिए। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। यही उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहों जम घेरे। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। एक आज में कंदन बेली लखी, मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन, ते मकरंद झरे। ये पंक्तियां जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर दूसरे कवि जो हैं चिंतामणि के बाद, ये है बेनी। ये असनी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्शिक और षट ऋतु पर बहुत सी पुस्तकें लिखी। षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी। भाषा चलती होने पर अनुप्रास युक्त होती थी। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। यानी इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। इतना मिलता है कि असनी के बंदीजन थे और 1700 के आसपास वर्तमान थे। फिर इनकी ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। चेहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता धरे, फहरे पियरो पट बेन इते, उनकी चुनरी के जबा जहरे। फिर ये वाली इंपॉर्टेंट है। पहिरो चुनरी चुन के दुलही, संग लाल के झुलहु झुकन री, ऋतु पावस यो ही बितावत हो, मरी हो फिरी बावरी हुकनरी। तो ये 2 जो पंक्तियां हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर तीसरे जो कवि आते हैं वो हैं महाराज जसवंत सिंह। अच्छा, ये जो प्रकरण 2 के अंदर जो कवि आ रहे हैं, ये कवियों का क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है पेपर में ये क्रम से लगाने के लिए आ जाए। तो प्रारंभ में 5 कवियों का क्रम तो आप लोग याद रखेंगे प्रारंभ के, जिससे क्या होगा पेपर में आएंगे तो आप आराम से क्रम से लगा लेंगे। और लास्ट के 5 कवि, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे। यानी महाराज जसवंत सिंह जो थे ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे और अपने समय की प्रतापी हिंदू नरेश थे, और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे। तो इनके पिता का क्या नाम था? महाराज गज सिंह। और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंत सिंह, फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग बताती जाऊंगी कहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। महाराज जसवंत सिंह जो हैं बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। तो इतनी पंक्तियां जो है यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से ना जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ही छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से, यानी उसकी जो दुर्गति हुई थी वो इन्हीं के इशारे से हुई थी। अंत में अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहाँ संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। यानी कि 1643 में इनका जन्म हुआ था और 1745 में इनका परलोकवास हो गया। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के संबंध में ये पंक्तियाँ शुक्ल जी ने कही हैं, तो ये भाषा भूषण के संबंध में कही हैं।
और इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये अलंकारों पर आधारित ग्रंथ है। प्राक कथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे। उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, ना किसी विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। तो शुक्ल जी ने बताया कि रीतिकाल में जिन कवियों ने ग्रंथों को रचा था वे कवि ही थे, क्योंकि आचार्य की हैसियत से कोई भी ग्रंथ लिखने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती। वो सूक्ष्म दृष्टि शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के कवियों में नहीं थी। लेकिन वो महाराज जसवंत सिंह जो हैं इनको बताते हैं कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, ना कि कवि की हैसियत से। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रलोक की छाया पर बनाया। ये सब हम लोग सामान्य परिचय में प्रकरण 1 में देख चुके हैं। इनका भाषा भूषण जो ग्रंथ है वो चंद्रलोक की आधार पर इन्होंने लिखा है और उसी का संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया है। जिस प्रकार चंद्रलोक में प्रायः एक श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया, यानी याद करने में, कंठ करना यहाँ पे याद करना होगा, बड़ा सुविधा हो गया। और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। तो जो प्रसिद्धि चंद्रालोक को मिली वही प्रसिद्धि भाषा भूषण को भी मिली। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो भाषा भूषण के अतिरिक्त इनके ये और ग्रंथ मिलते हैं महाराज जसवंत सिंह के, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिन्हें पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है, पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है ये आचार्य या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति पर परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के 2 दोहे नीचे दिए जाते हैं। तो ये जो दोनों दोहे दिए हुए हैं ये भाषा भूषण के हैं। तो हो सकता है ये दोहे दे के आपसे ग्रंथ भी पूछ लिया जाए पेपर में। तो ये अतियुक्ति का है। अलंकार अतियुक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान ते भय कल्प तरु भूप। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई। तो इनका जो भाषा भूषण था उस पर 3 टीकाएं रची गई। अलंकार रत्नाकर, पहली टीका है अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे वंशीधर ने लिखा था और संवत 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तो भाषा भूषण पर कितनी टीकाएं लिखी गई? कुल 3 टीकाएं लिखी गई, जिसमें पहली है अलंकार रत्नाकर जो कि वंशीधर की है और उन्होंने 1792 में बनाई थी। दूसरी टीका प्रताप सिंह की है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है। तीसरी टीका जो है वो है भूषण चंद्रिका और जिसके कवि जो हैं वो हैं गुलाब कवि। तो ये आप लोग इसकी टीकाएं जरूर याद रखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में ये टीकाएं रख के आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नहीं है। फिर चौथे कवि जो आते हैं वो हैं बिहारी लाल। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे और माथुर चौबे कहे जाते हैं। ये दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंडी में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। बाल्यावस्था बुंदेलखंड और तरुणावस्था यानी युवावस्था में ये ससुराल में आके रहने लगे थे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह यानी महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। जहाँ कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही ना थे।
यानी जिस समय राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचे थे, उस समय जो राजा थे वो अपनी छोटी रानी के प्रेम में लीन रहा करते थे और राजकार्य से विमुख थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने ये दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया था। तो ये दोहा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इसको काफ़ी टाइम से पढ़ते भी चले आ रहे हैं, सब लोगों को याद भी होगा ये दोहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, यही काल अली कली ही स्यो बिंदियो, बंदियो आगे कौन हवाल। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये दोहा बिहारी का याद होगा। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशर्फी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसमें आप लोग ये याद रखेंगे कि बिहारी सतसई जो ग्रंथ है बिहारी का, उसमें 700 दोहे संकलित हैं। ये संख्या भी हो सकता है पेपर में पूछ ली जाए। तो 700 दोहे संकलित हैं इसमें। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गई, यानी बिहारी सतसई को जो ख्याति मिली है वो और किसी भी ग्रंथ को नहीं मिली है। इस ग्रंथ के ऊपर 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, जिसमें कृष्ण कवि की टीका जो कवित्तों में है, यानी कृष्ण कवि ने जो टीका लिखी वो कवित्तों में है। हरि प्रकाश की टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, ये भी टीका है बिहारी सतसई के ऊपर, और सरदार कवि की टीका और सुरति मिश्र की टीका। तो ये 4-5 टीका है जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, उनको यहाँ पर शुक्ल जी ने दिया है, जिसमें है कृष्ण कवि की टीका, हरि प्रकाश की, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सुरति मिश्र की टीका। तो इसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये यूनिट 5 में भी लगे हुए हैं बिहारी के दोहे, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहे के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे कुंडलियाँ, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दास व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। तो इनके दोहों का जो अनुवाद है संस्कृत में वो किसने किया है? पंडित परमानंद ने किया है। और किस नाम से किया है? श्रृंगार सप्तशती के नाम से किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद बड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा कर दिया गया। यानी कि देखिए आपने देखा कि कितनी सारी टीकाएं रची गई, 50 टीकाएं, जिसमें 4-5 टीकाएं शुक्ल जी ने दी। फिर उसका अनुवाद भी किया गया संस्कृत में उनके दोहों का। तो इस प्रकार से बिहारी संबंध में एक अलग ही साहित्य खड़ा हो गया। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। यानी कि आप लोग इतनी टीकाएं लिख रहे थे, अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा था, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय ये ग्रंथ जो है वो कितना प्रसिद्ध रहा होगा। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। तो सबसे जो प्रधान ब्रज भाषा के जो प्रधान कवि हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी बड़ी ही मार्मिक टीका जो है वो निकाली है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। तो बिहारी सतसई मिलता, बिहारी का और कोई तो ग्रंथ नहीं मिलता है। यह बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी
कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार की पंक्तियाँ हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी की दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति कई बार पेपर में आ चुकी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है, एक विस्तृत वन स्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है कि किस इतिहासकार की है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये रामचंद्र शुक्ल की है। और हो सकता है कि इस बार इस तरीके से पूछ लिया जाए अब कि ये शुक्ल जी ने किस में रखा है, तो ये रीतिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत ये पंक्ति आई है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उसके अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, जितनी अधिक होगी वह मुक्तक की रचना करने में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यानी यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना करने की जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, वह भाषा की समाहार शक्ति, यानी कल्पना की शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, वह मुक्तक की रचना करने में उतना ही अधिक सफल होगा। और ये जो शक्ति है ये बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। यानी दोहा जो होता है वो 2 लाइन का होता है, सबसे छोटा छंद होता है। इतना छंद में भी दोहे जैसे ऐसे छोटे छंद में भी इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है कि सतसया के दोहरे जीव नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। सतसया यहाँ पर बिहारी सतसई है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। तो ये छोटी छोटी पंक्तियां आप लोग याद रखेंगे। ये इनसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी पंक्ति है जो बिहारी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। इस तरीके के प्रश्न अब इस समय पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो उसमें इसी तरीके की पंक्तियां रख दी जाती हैं। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। अनुभवों और भाव होगा शायद यहाँ पर, भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे इनकी भाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए। तो ये तो पंक्ति कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुहानु हंसे तेन कहे नटी जाए। फिर ये वाली इंपॉर्टेंट है। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलके आई, भाई लखाई न सखिन हूँ झूठे ही जमुहाई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का भी सहारा बहुत लिया है। विशेषता, शोभा या क्रांति, सुकुमारता, विरह ताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना और चित्त की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे इन दोहों में देखिए, पत्रा की तिथि पाई ये वाग घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यु रहे आनन ओप उजास। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अनेक स्थलों पर इनके व्यंग्यार्थ स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर
केवल रीति या रूढ़ि ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। डीठी परोसिनी ईट हवे गहे जुग गहे सयान, सबे संदेशे कही कहियो मुस्कुराहट में मान। फिर है नए बिरह बढ़ती बिथा खरी बिकल जिए बाल, बिलखी देखी परोसन्यो हर्षि हंसी तही काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस ना होता। यानी कि उस समय जो रीतिकाल था जब, तो उस समय नायिका भेद की प्रथा चल रही थी। लमसम सारे ही कवि नायिका भेद पर ग्रंथ रच रहे थे। तो उसी से बिहारी ने भी इस तरीके के दोहे की रचना की है। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। असंगति और विरोधाभास की मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति, परत ही गांठ दुर्जन हिये दई नहीं नई यह रीति। तंद्री नाद कवित रस सरस राग अतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये पंक्ति देखिए पूछा गया था कि किसकी पंक्ति है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये बिहारी की पंक्ति है। दो एक जगह अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं इस दोहे में। रूपक व्यंग्य करे चाह सो चुटकी कहे, खरे उड़े हो मैन, लाज नवावे तर फरत करत खुद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसे मर्म स्पर्शनीय है कि दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इसमें स्मरण कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे या यमुना के तीर। तो ये जो पंक्ति मैं आप लोग बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं। इसमें बहुत सी नीति संबंधी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है, अतः उसमें कुछ एक ही की गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तरु प्रकाश करे तीत तो भरिये जीतो स्नेह। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। फिर ये पंक्ति पेपर में पूछी गई थी। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। तो इनके बहुत से दोहे हैं जो आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती जो ग्रंथ है इनकी छाया लेकर बने हैं। इसको जो दिखाया है किसने विस्तार से, वो पंडित पदम सिंह शर्मा ने दिखाया है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। यानी कि छाया तो है उसमें आर्य सप्तशती की, लेकिन उन्होंने उसको अपनी भाषा के बल पर एक नया रूप दिया है। ये यहाँ पर पंडित पदम सिंह शर्मा कह रहे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा की कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है। यानी जो शब्दों की तोड़ मड़ोड़ रीतिकाल में चल रही थी, जो कि देव और भूषण जैसे बहुत से कवियों ने किया, वो जो है वो बिहारी ने नहीं किया। उनकी भाषा इन दोषों से बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही समर के लिए समर
कैके ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण भी कहते हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है रोज, रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान, पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सत्सई नहीं लिखी है, पर नक्षिक, नायिका भेद, षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। यानी जो उन्होंने दोहे लिखे हैं वो लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं लिखे हैं। सत्सई है वो लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी है, लेकिन नक्षिक, नायिका भेद और षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसे कि कहा जा चुका है कि दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। फिर बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया, उससे अधिकतर रचना का बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों की पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल में मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। किसी भाव को स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी प्रकार लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि बिहारी का काव्य जो है वो हृदय में किसी प्रकार का लय या संगीत का संचार नहीं करता है जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। फिर आगे है, यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विकार करे तो देव और पद्माकर के कविता सवयों का सब गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं पड़ता। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये भी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले कवि आते हैं मंडन। आप लोग यहाँ से जो क्लास के पढ़ने के बाद एक बार आप लोग रिवीजन भी कर लिया कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मैंने इसकी PDF को शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसका रिवीजन भी कर लेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मंडन के बारे में लिखते हैं शुक्ल जी कि ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगल सिंह के दरबार में वर्तमान थे। तो इनके आश्रयदाता राजा कौन थे? वो राजा मंगल सिंह थे। इनके फुटकल कविता सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। पुस्तकों की खोज में इनके 5 ग्रंथों का पता लगा है। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा। तो मंडन के 5 ग्रंथ मिलते हैं। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा, इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं। प्रथम 2 ग्रंथ जो हैं वो रस निरूपण पर हैं, जैसे कि रस रत्नावली और रस विलास, ये दोनों ग्रंथ रस निरूपण पर हैं। यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्त सवये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तेई तेई कवि मंडन बिछुरत जदुपति, यह भी पद इनका मिलता है। तो ये पंक्तियां भी मंडन की हैं। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस
कल्पना की भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती है। उसमें कवियों का सा शब्द आडंबर नहीं दिखाई पड़ता। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, गहराई के कै कारी घटा उनई, इतनेई में गागरी शीस धरी। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं मंडन कवि की। फिर अगले कवि आते हैं मतीराम। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में है और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे। तो इनके आश्रयदाता राजा हुए महाराज भाव सिंह। आश्रयदाता आप लोग याद रखेंगे, आश्रयदाता राजा कौन से थे, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम यानी महाराज भाव सिंह के आश्रय में जब रह रहे थे, उसी में वहीं पर इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1716 में और 1745 के बीच किसी समय बनाया था। यानी 1716 से 1745 के बीच ही ललित ललाम की रचना हुई थी। और ये ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? ये अलंकार ग्रंथ है। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो ये पूछा जा सकता है कि मतीराम का जो छंदसार ग्रंथ है वो किस राजा को समर्पित है? तो महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ हैं, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। यानी ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार, इतने ग्रंथ इनके मिलते हैं। बिहारी सस्सई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सस्सई भी बनाया जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसकी दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, ना भाषा की। भाषा शब्द आडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से प्रयुक्त हैं। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम की रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। भाषा के समान ही मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम है और ना उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका की विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि नायिका की विरह ताप को लेकर बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। ये किस कवि के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है? तो ये मतीराम के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। इसके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचनकृता इन्हें बहुत पसंद ना थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इनका सच्चा कवि हृदय था। यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीगों पर चलने के लिए विवश ना होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भावानुभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये मतीराम के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के ही अंग हैं। फिर यहाँ पर रसराज और ललित ललाम, मतीराम की ये 2 ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। रसराज रस पर आधारित ग्रंथ है मतीराम का, और ललित ललाम जो है अलंकार पर आधारित ग्रंथ है।
वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित लालाम में भी अलंकारों के उदाहरण प्रायः बहुत सरल और स्पष्ट हैं। इसी सरलता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे कि इनका उपयोग जो है वो रस और अलंकार की शिक्षा में बराबर होता आया है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो ये इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवये की लय के द्वारा संगठित होता है। फिर यहाँ पर मतीराम के कुछ पद दिए हुए हैं जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गुराई, आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजुन बिलासन की सरसाई। क्यों इन आँखिन सो निहसंक हवे, मोहन को तन पानिप पीजे, नेक निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहूँ कैसे के छीजे। फिर ये इम्पोर्टेंट है। केली की रात अघान नहीं, दिन में लला पुनि घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठी की बात सुनाई। फिर ये इम्पोर्टेंट है। दो अन्नद को आंगन माज बिराजे, आषाढ़ की साज सुहाई, प्यार के बूझत और दिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। तो ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगले कवि जो आते हैं वो हैं भूषण। ये 7वें नंबर पर इनको रखा है भूषण को शुक्ल जी ने। वीर रस की प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म काल, तो भूषण को शुक्ल जी ने क्या माना है, वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण को माना है शुक्ल जी ने, ये आप लोग याद रखेंगे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कवि भूषण की उपाधि भूषण कवि को किसने दी थी। तो जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र थे उन्होंने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असली नाम क्या है इसका पता नहीं है। तो यानी उपाधि से ही अपने प्रसिद्ध हो गए थे, इनका असली नाम किसी को पता नहीं है। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। तो यानी कई राजाओं के यहाँ रहे लेकिन इनके मन के अनुकूल इनको राजा नहीं मिल रहा था। बाद में इनको इनके मन के अनुकूल राजा मिले थे, वो थे छत्रपति शिवाजी। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। तो यहाँ पर 2 राजाओं का जिक्र किया गया है भूषण कवि के आश्रयदाता राजा। इसमें एक है महाराज शिवाजी और दूसरे हैं छत्रसाल। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनकी प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए लोग वीर रस की रचनाएं नहीं कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने कुछ राजाओं की प्रशंसा के रूप में कुछ लोगों ने किया भी है तो वो इतना अच्छी नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती। पर भूषण ने जिन 2 नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाए, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के रक्षक 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। तो इन पंक्तियों से अभी पूछा जा सकता है कि वो कौन से 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। तो वो महाराज छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही, यह बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा
उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक वह स्वीकृति बनी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवि ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा की पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में उनमें से 2-4 इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी तारीफ कराई, उसके चरित्र काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उनमें आज कौन जानता है। यानी भोज जो कवि था, उन्होंने दान दे देकर अपनी कितनी तारीफ कराई और उसमें कितने ग्रंथ लिखे गए होंगे, लेकिन आज एक भी ग्रंथ नहीं मिलता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यानी जो भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का जो वर्णन किया है, उसको कोई भी कवि है जो वो झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसकी व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति की प्रतिनिधि कवि हैं। जैसे कि आरंभ में कहा गया है कि शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले ये और राजाओं के पास भी रहे, उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह सब झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। तो जो भूषण जो थे वो और भी राजाओं के यहाँ रहे, तो वहाँ पर भी उन्होंने प्रशंसा में उनके ग्रंथ लिखे होंगे, लेकिन जो कि उनकी प्रशंसा थी वो झूठी थी, इसलिए वो टिक नहीं सकी। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्ति हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये ग्रंथ मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 3 और ग्रंथ कहे जाते हैं: भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो इनके कुल 6 ग्रंथ इसमें दिए हुए हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये ग्रंथ कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं, उनके संबंध में यहाँ तक कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीर दर्पपूर्ण है, पिष्ट पेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। यानी जो शिवराज भूषण ग्रंथ है वो अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया है भूषण ने, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिक अव्यवस्थित है। तो ये भाषा के संबंध में कथन है शुक्ल जी का भूषण की, कि भूषण की जो भाषा है वो ओज की मात्रा से तो पूरी है, पर अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगड़े हुए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गणंत के शब्द रखे हैं, पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त हैं वे बड़े सशक्त और प्रभावशाली हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं: इंद्र जिमी जंब पर, बाढ़व सु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पावन बारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। फिर यहाँ ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है: दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहती छाती, बाढ़ी मर जात जसहद हिंदुआन की, काढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है: सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबो के जोग, ताही खरो कियो जाए जारन के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसिले घुसा धारी उर, कीन्हो न सलाम न बचन बोलो सियरे। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है: चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाही करशती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुरपति, फिरत फिरंगिनी की नारी फरकती है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, जून 2024 में, उसमें ये पंक्तियां पूछी गई थी।
फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। जीनी फर फुतकार उमड़ पहाड़ भार कूकम कूरम कठिन जनु कमल बिदलीगो विष जाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन झारन चिकार मद दिग्गज उगलिगो। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है भूषण की। फिर अगले कवि जो आते हैं वो हैं कुलपति मिश्र। ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। माथुर चौबे बिहारी को भी कहा गया है और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जयसिंह यानी बिहारी के जो आश्रयदाता राजा थे, राजा जयसिंह के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। तो यानी बिहारी के आश्रयदाता राजा हुए महाराज जयसिंह, तो उनके पुत्र जो थे महाराज राम सिंह, ये आश्रयदाता राजा थे कुलपति मिश्र के। इनकी रस रहस्य, इनका ग्रंथ है रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध है और प्रकाशित है, पर खोज में इनके और ग्रंथ मिले हैं। यानी रस रहस्य जो ग्रंथ है ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और भी ग्रंथ इनके मिले हैं खोज में, जो है द्रोण पर्व संवत 1737, युक्ति तरंगिणी संवत 1743, नक्षिक संग्राम सार, रस रहस्य 1724। अतः इनका कविता काल 1724 से और संवत 1743 के बीच ठहरता है। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का ही छाया अनुवाद है। तो इनका जो ग्रंथ है रस रहस्य वो मम्मट के ग्रंथ के आधार पर रचा गया है। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश के आधार पर रचा गया है और ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा है, पर गद्य परिमार्जित ना होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा ना हुआ। यानी इन्होंने पद अधिक उपयुक्त नहीं था इसलिए गद्य लिखा था, लेकिन गद्य अधिक व्यवस्थित इनका नहीं था, इसलिए वो ग्रंथ जो है वो पूरा ना हो सका। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था ना हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा गद्य पद्य में ना आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह हो गई है। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। यानी शब्द शक्ति और भाव निरूपण इन्होंने काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, लेकिन उदाहरण जो है वो उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में दिए हैं। ये ब्रज मंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए। हमारा अनुमान है कि जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और भी अधिक सरस होगी। तो यहाँ ये इनकी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। ऐसी है कुंज बनी छवि पुंज रहे अली कुंजन यो सुख लीजिए नैन विशाल ही बन माला बिलोकत रूप सुधा भरी पीजिए। फिर अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र। दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम की निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि का जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखकर प्रकाशित किया था? तो वो थे सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र का जन्म काल कपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार, इनका ग्रंथ है सुखदेव मिश्र का, उसमें इन्होंने किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इनके 7 ग्रंथों का अब तक पता चला है, जिसमें है वृत्त विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश संवत 1755, दशरथ राय। इतने कुल 7 ग्रंथ इनके मिलते हैं। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं।
जिसे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे निस्संदेह निष्प्रह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। तो इनका अध्यात्म प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें हैं। काशी से विद्या अध्ययन करके लौटने पर असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची तथा डोंडिया खेरे के राम मर्दन सिंह के यहाँ रहे। यानी जो काशी से विद्या अध्ययन करके लौटे थे तभी असोथर के राजा भगवंत राय खींची और डोंडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये कुटुंब दौलतपुर जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। तो इन्हें कविराज की उपाधि किससे मिली थी? राजा राज सिंह गौड़ से मिली थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला भी निपुण थे। काव्य कला में भी निपुण थे। अली फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत सुंदर हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ननद निनारी सासू मायके सिधारी, अहे रैन अधियारी भरी सूझत न कारू है। पीतम को गौन कविराज न सुहात मौन, दारुण बहत पौन लग्यो मेघ झरू है। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। जो है जहाँ मगु नंद कुमार, तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है। मोतिन ही को कियो गहनो सब, फूल रही जनु कुंद की डारी है। फिर अगली कवि जो है वो है कालिदास त्रिवेदी। ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि संवत 1745 वाली गोलकुंडी की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। यानी गोलकुंडी की लड़ाई का इन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा की है। गढ़न गढ़ी से गढ़ी, महल मड़ी से मड़ी, बीजापुर ओप्यो दल मली सुघराई में, कालिदास कोप्यो वीर औल या आलमगीर, तीन तरवारी गही पुहुमी पराई में। तो ये पंक्तियां जो है ये कालिदास द्विवेदी की हैं। फिर आगे है कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया था। तो जोगजीत सिंह के आश्रम में रहकर इन्होंने कौन सा ग्रंथ बनाया था? वर वधु विनोद बनाया था। यह नायिका भेद और नक्षिक की पुस्तक है। तो इसका विषय भी यहाँ पर दिया हुआ है, वर वधु विनोद का नायिका भेद और नक्षिक। 32 कवित्वों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद में 32 कवित्व हैं। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद नाम का एक कोई ग्रंथ इनकी खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका एक बड़ा संग्रह कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर संवत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित हैं। तो कालिदास हजारा के संबंध में क्या लिखा है शिव सिंह सरोज में कि इसमें 1481 से लेकर 1776 तक जितने कवि हुए हैं उसमें 202 कवियों का 1000 पद 202 कवियों के 1000 पद इसमें संकलित हैं कालिदास हजारा में। कवियों के काल आदि के निर्माण में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दूल्ह भी बड़े अच्छे कवि हुए। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनकी फुटकल कविता इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं। चुम कर कंज मंजू अमल अनूप तेरो, रूप के निधान कान मोह तन निहारी दे। फिर ये इम्पॉर्टेंट है पंक्तियाँ। हास हंसी दीन ही भीति अंतर परस प्यारी, देखत ही छकी मखी कान्हर प्रवीण की, निकस्यो झरोखे मांझ बिगस्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की। फिर अगले कवि आते हैं राम। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि
इनकी कवित्व कालिदास हजारा में है। तो यानी जो इनका जीवन वृत्त जो है वो जन्म दिया है शिव सिंह सरोज में 1703, और ऐसा कहा जाता है कि कालिदास हजारा में इनकी कवित्व संकलित है। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनकी कविता संवत 1703 के लगभग माना जाता है। कविता काल जो है इनका 1730 के लगभग माना जाता है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। उमड़ी घुमड़ी घन अखंड धार चंचल चंचला उठति तामे तरजी तरज के परही पपीहा भेक पिक खग टेरत हैं धुनी सुनी प्राण उठे लरज लरज के। तो ये पंक्तियाँ इनकी इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि आते हैं नेवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। तो इनका समय जो है वो है संवत 1737। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे। तो जो पन्ना नरेश थे महाराज छत्रसाल, उनके यहाँ भागवत की कवि के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था नेवाज कवि को, जिस पर भागवत कवि ने यह फप्ती छोड़ी थी कि भली आज कली करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज है। शिव सिंह ने नेवाज का जन्म संवत 1739 में लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक, इनका जो शकुंतला नाटक है नेवाज का निर्माण काल संवत 1737 है। 2 और नेवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रसिद्ध नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा है। तो इसका जो आख्यान है शकुंतला नाटक, उन्होंने दोहा, चौपाई और सवैया छंदों में लिखा है। इनकी फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत कम ही मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगार कवि होने में संदेह नहीं। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। देख हमें सब आपस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये गहराई लुगाई सबे निसी घौस नेवाज हमें दहती है। फिर अगले कवि है देव। ये इंपॉर्टेंट है। ये इटावा के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्य कुब्ज सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है। इनका पूरा नाम है देवदत्त। तो देव कवि का पूरा नाम क्या है? देवदत्त। भाव विलास का रचनाकार, इनका ग्रंथ है भाव विलास का रचनाकाल, जो इन्होंने संवत नहीं दिया इसमें, लेकिन संवत ही होगा, संवत 1746 में दिया है। और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष की कही है। यानी जो भाव विलास है इनका ग्रंथ, उसमें इन्होंने अपनी अवस्था जो है वो अपनी अवस्था जो है इन्होंने 16 वर्ष कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो, यानी समय बिताया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं, यानी इनको अपने हिसाब का कोई आश्रयदाता राजा नहीं मिला। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने, या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया, जो हिंदी की कविता प्रेमी थे। अष्टयाम और भाव विलास ये दोनों ग्रंथ जो हैं वो देव के हैं। इसके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। तो यहाँ पर ये कोई भवानी दत्त वैश्य है, उसके नाम पर इन्होंने भवानी विलास लिखा है, और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की है। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्धोत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई।
इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपनी जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। यानी जो भ्रमण करते रहे उस यात्रा का अनुभव जो है इन्होंने अपने जाति विलास में कुछ दिया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषता अच्छी तरह व्यक्त हुई है, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले। यानी इतना पर्यटन करने के बाद इनको एक अच्छा आश्रयदाता राजा मिल गया, वो थे राजा मोतीलाल, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की। जैसे यहाँ पर एक पद दिया हुआ है कि मोतीलाल भूपलाल पोखर लगैया, जिन लाखन खरची रची आखर खरीदे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ जो हैं वो देव के हैं। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो इनके नीचे लिखित ग्रंथों का तो पता है। तो शुक्ल जी ने इनके 23 ग्रंथ बताए हैं। ये कभी कभी ये नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो शुक्ल जी ने देव के कुछ 23 ग्रंथों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, जिसमें पहला है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन। तो कुल 23 ग्रंथों का जिक्र जो है वो शुक्ल जी ने किया है। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों की कवित्वों को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। यानी कि अपने दूसरे ग्रंथों के कवित्व जो हैं वो दूसरे ग्रंथ में रखकर ये एक नया ग्रंथ तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। इनका जो सुख सागर ग्रंथ है वो अनेक ग्रंथों से लिए गए कवित्वों का एक संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों का स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है। तो यानी यहाँ पर इनके ग्रंथों का विषय जो है वो भी क्या उसमें बताया गया है वो भी शुक्ल जी ने यहाँ पे बताया है कि अष्टयाम में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है और राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। जो मानो उस काल के अकर्मण्य विलासी राजाओं के सामने काल व्यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। यह आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवि में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। ये तो हम लोग प्रकरण 1 में देख चुके हैं। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके हैं। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्य उपयोगी रूप में नहीं हुआ, काव्य उपयोगी रूप में ही हुआ। विचार पद्धति के उत्कर्ष के साधन के योग्य वह ना हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में लिखने की परिपाटी थी। तो यानी एक तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो ब्रजभाषा का विकास था उस समय वो काव्य उपयोगी रूप में ही हुआ था, विचार पद्धति उसमें प्रकट नहीं की जा सकती थी। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण है कि उसमें उस समय पद्य में लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय देना चाहा है। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी।
तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य की भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्थ को एक समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी, वह संस्कृत की रस तरंगिनी से जहाँ से और बातें ली गई वहीं से इसको भी लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचारी और कितने भी हो सकते हैं। अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। यानी अभिधा, लक्षणा जैसी शब्द शक्तियाँ थी, उसका निरूपण रीति ग्रंथों में कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि में देव जी के कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। तो ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है और ये देव की है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ अधिक कुछ कहने की अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ पर व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझावल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यहाँ दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। यानी कवित्व शक्ति और मौलिकता जो थी, नयापन, वो देव में खूब था। उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनके अंग भंग करके सारे पद को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। यानी अनुप्रास की जो आडंबर की रुचि थी उनमें, वो जो थी उनके पद को खराब कर देती थी। पद भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों की तोड़ते मरोड़ते थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, यह जहाँ उसमें बाधा कम पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवेशमेश बिरले ही कवियों में मिलता है। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान था। कहीं कहीं इनकी रचना बहुत सूक्ष्म और दूरहारूढ़ है। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। सुनो के परम पद ऊनो के अनंत मद, नूनो के नदीस नद इंदिरा झूरी परे। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। डार द्रुमन पल ना बिछावन, डार द्रुम पल ना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। ये पंक्तियाँ इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ये है सखी के संकोच गुरु सोच मृग लोचनी, परसानी पिए सो जो उन नेक हंसी छुओ गात, देव व सुभाए मुस्काए उठी गए यहाँ, सिसकी निसी खोई रोई पायो प्रात। फिर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है और शायद पेपर में भी पूछी जा चुकी हैं ये कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलबे को आज, फूल न समानी भई ऐसी हो मगन में। तो ये पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं इसकी। फिर ये वाली शासन ही में समीर गयो अरु आसुन ही, सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुता करी। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जब ते कुंवर काहन रावरी, कला निधान कान परी वाके, कसु सुजस कहानी सी। फिर अगले कवि जो आते हैं वो हैं श्रीधर या मुरलीधर।
और ये 14वें नंबर के कवि हैं। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे, यानी जन्मकाल इनका संवत 1737 दिया हुआ है। यद्यपि अभी इनका जंगनामा, इनका ग्रंथ है जंगनामा ही प्रकाशित हुआ, जिसमें फर्रुखशियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है। यानी जंगनामा इनका जो ग्रंथ है उसमें फर्रुखशियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद और चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। फिर अगले कवि हैं सुरति मिश्र। ये आगरे के रहने वाले काने कुब्ज ब्राह्मण थे। जैसे कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि सुरति मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे बास। तो ये सुरति मिश्र की ही पंक्ति है, जिससे पता चलता है कि ये काने कुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने अलंकार माला, इनका ग्रंथ है अलंकार माला, जिसका समय यहाँ पर दिया हुआ संवत 1766 में, और बिहारी ससाई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी है। तो बिहारी ससाई की टीका भी इन्होंने लिखी है अमर चंद्रिका नाम से, और जिसका समय है 1794, और अलंकार माला इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्लाह खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। यानी कि ये नसरुल्लाह खान नामक सरदार जो था उसके यहाँ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं। यानी बिहारी सतसई, बिहारी की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये दोनों केशवदास की ग्रंथ हैं। इस पर विस्तृत टीकाएं रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में हैं, यानी जो टीकाएं इन्होंने लिखी हैं इन तीनों ग्रंथों पर, वो ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वैताल पंचशती, वैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। फिर इनके रीति ग्रंथ इतने और मिलते हैं कि जो हैं अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर, इतने ग्रंथ इनके मिलते हैं। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे हिम सो हर के हास सो जस मालोपम ठानी। दूसरा है सो असंगति कारण अवर कारज औरे थान। इनके सब ग्रंथ मिले हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ, यानी इनके सब ग्रंथ जो हैं तो वो नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले हैं इनके ग्रंथ, वे उससे जान पड़ता है कि अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में कोई तो विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नखशिख से इनका एक कवित्व यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। को न समान जहे कीजे उपमान, अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है। तो ये पंक्ति जो है ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आज 15 ही कवि करेंगे, बाकी के जो है वो कवि हम लोग कल करेंगे। रीतिकाल चूँकि प्रकरण 2 है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग 3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। तो कल 15 से 30 तक की कवि करेंगे, उसके बाद की कवि हम लोग अगली वाली क्लास में करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।